नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज सीरीज़ का लेक्चर 10 है। 9 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। होप आप सब ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट और नॉलेज से भरपूर है। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, और यहाँ पे हमने टॉप 20 क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं आज जो कि पिछले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं और आगे आने की संभावनाएं भी इनकी बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 प्लांट पे कौन सा होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, रिबुलोज बिसफॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसिक एसिड या फिर NADPH। तो रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो होता है ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C3 प्लांट में। अब रिबुलोज बिसफॉस्फेट क्या होता है? 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। जब इसमें कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है तो ये 6 कार्बन के अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। अब ये आगे चल के क्या होता है कि 3 कार्बन कंपाउंड में, जो कि PGA कहते हैं जिसे हम, फॉस्फोग्लिसिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं 3 PGA के। 3 कार्बन का कंपाउंड है ये फॉस्फोग्लिसिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं आफ्टर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल्स रिएक्शन डिमॉन्स्ट्रेट द एवोल्यूशन ऑफ। तो हिल्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग किस चीज़ का एवोल्यूशन होता है? तो O2 फ्रॉम H2O। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये हिल रिएक्शन का जो फर्स्ट रिएक्शन सेंटर है, जो कि PS सेकंड यहाँ पे होता है, तो 680 नैनोमीटर के लाइट को ये सेंस करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी लाइट फॉल करती है तो फोटोलिसिस होती है। लाइट के प्रेजेंस में वाटर जो होता है स्प्लिट करता है और किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन और H+ आयन में। 2 H+ आयन और हाफ O2 का यहाँ पे इवोल्यूशन होता है। O2 फ्रॉम H2O, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन है CO2 फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यहाँ पे तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में तो ग्लूकोज कंज्यूम होती है ना, तो इसका फॉर्मेशन होता है। ATP फ्रॉम ATP, अगर ATP बन रही है तो इसका मतलब ATP ब्रेक हो रही होगी, तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है। नाउ NADP फ्रॉम NADPH। तो NADPH से NADP नहीं बनता है, NADPH बनता है NADP से। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 NADPH बन रहे हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्रेंज एनाटॉमी इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C3 प्लांट, कैम प्लांट्स, C4 प्लांट्स, जीरोफाइट्स प्लांट। तो C4 प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्रेंज एनाटॉमी है। और क्रेंज एनाटॉमी का मतलब है कि नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स की अगर आप डाइसेक्शन करें, एनाटॉमी देखें, तो जो फर्स्ट लेयर होगी वो एपिडर्मिस की होगी, फिर उसके बाद मेसोफिल सेल, फिर उसके बाद बीच में क्या होगा? वेस्क्लोबंडल्स होंगे। बट क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है? एक एडिशनल सेल की लेयर प्रेजेंट होती है वेस्क्लोबंडल के अराउंड, जिसे हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। तो ये जो क्रेंज एनाटॉमी है ये एक एडेप्टेशन है फोटो रिस्पिरेशन से बचने के लिए। तो यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल्स होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं फॉर द इनहिबिशन ऑफ फोटो रिस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट एट 680 नैनोमीटर। तो 680 नैनोमीटर पे कौन सा ये होता है, कौन सी पिगमेंट जो होते हैं मैक्सिमम लाइट के एब्जॉर्प्शन करती हैं? तो यहाँ पे 680 नैनोमीटर पे जो PS सेकंड काम करता है, ठीक, फोटो सिस्टम 2 काम करता है, और जो रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ पे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एबंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा, तो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैम प्लांट CO2 फिक्सेशन अकर प्राइमरली ड्यूरिंग। तो कैम प्लांट जो है इनमें भी ये भी एक टाइप का प्लांट का एडेप्टेशन है, जीरोफिटिक प्लांट का एडेप्टेशन है, जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लाइक डेजर्ट्स। तो डेजर्ट में क्या होता है? वाटर की बहुत कमी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दिन में हवाएं भी बहुत तेज़ चलती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे टेम्पोरल डिफ्रेंसिएशन होता है। CO2 फिक्सेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वहाँ पे टेम्पोरल डिफ्रेंसिएशन होता है। तो CO2 फिक्सेशन नॉर्मली प्लांट्स में दिन में होता है, बट यहाँ पे क्या होता है? रात में होता है, नाइट इन मेसोफिल सेल्स। क्यों रात में होता है? क्योंकि CO2 फिक्सेशन के लिए CO2 का अंदर आना जरूरी है सेल्स में,
तो जब प्लांट के अंदर CO2 एंटर करेगा तो स्टोमेटा उस टाइम ओपन हो जाएंगे, ओपन होंगे तभी ये गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। तो जब गैसेस एक्सचेंज होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे, तो उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर भी लॉस होगा। तो वाटर लॉस ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ एडेप्टेशन किए गए हैं और उसे ही हम कहते हैं कैम प्लांट्स। तो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इनमें होता है। तो दिन में स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो, और रात में इनका क्या होता है, ओपनिंग होती है और गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है रात में, और ये CO2 फिर आगे चल के यूटिलाइज होती है दिन में जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या बताता है, ये CO2 का एवोल्यूशन और O2 का कंजप्शन बताता है। तो RQ का एक फॉर्मूला होता है इसे फाइंड करने के लिए, CO2 एवोल्यूशन बाय O2 कंजप्शन। मतलब O2 कितना कंज्यूम हो रही है और CO2 कितना इवॉल्व हो रही है जब ये ग्लूकोज या फिर कोई भी बायोमोलिक्यूल्स बर्न हो रहा है, जब उसका रिस्पिरेशन होता है। और रिस्पिरेशन किसी न किसी कार्बोहाइड्रेट का ही होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट, प्रोटीन वो भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो RQ यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज का फाइंड करें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन कितने, 6 कार्बन है। ठीक, अब यहाँ पे 6 O2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, लगेंगे एक ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज को बर्न करने के लिए 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पे अब CO2 कितने इवॉल्व होंगे, 6 CO2 इवॉल्व होंगे। ठीक, प्लस वाटर भी इवॉल्व होगा और यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक, अब यहाँ पे कितने O2 और CO2 मिल रहे हैं, 6 दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 6 O2 इवॉल्व हो रहे हैं और 6 O2 ही कंज्यूम हो रहे हैं। तो ओवरऑल कितना है, 1 आया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। तो इसलिए यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी RQ वैल्यू होगी ग्लूकोज का वो 1 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक रिएक्शन अकर्स बिटवीन। तो लिंक रिएक्शन जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, इसमें क्या होगा कि कोई चीज़ लिंक हो रही है। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन लिंक हो रही हैं। कौन सी 2 रिएक्शन, एक तो ग्लाइकोलिसिस और दूसरी कौन सी, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, ये हो रही है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, ये लिंक करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट इज। तो कौन सी एंजाइम है जो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पायरुवेट के, तो हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज तो हम जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है फर्स्ट स्टेप को कैटालाइज करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जा रहा है डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है, और ये जो एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेशन करवाता है। ऑप्शन सी जो है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यही करवाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पायरुवेट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉस्चर इफेक्ट इज द इनहिबिशन ऑफ। तो पॉस्चर इफेक्ट किस चीज़ का इनहिबिशन है, फर्मेंटेशन बाय CO2। पॉस्चर इफेक्ट में क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस है, इसे शिफ्ट कर दिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, और फर्मेंटेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। पॉस्चर इफेक्ट यही बताता है। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे यहाँ लॉन्च हो चुकी है। कंबाइंड का मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलने वाला है टेस्ट सीरीज़। तो यहाँ पे आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, MCQ होंगे, PYQs होंगे इस सीरीज़ में, और क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है आपके क्वेश्चंस का। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है तो आप एक्सप्लेनेशन देखकर उसे ईजिली समझ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलने वाली है, हमारे ऐप पे मिलने वाली है। ऐप को आप लॉगिन डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, वहाँ पे लॉगिन करके ये चीज़ आप बाय कर सकते हैं, और बहुत ही मार्जिनल प्राइस में है ये, जस्ट ₹6,999। ठीक,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर का पोटेंशियल, वाटर का पोटेंशियल मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी। अब ये किससे रिलेट करता है कि मतलब वाटर है, जो भी सोल्यूशन है उसमें वाटर कितना फ्रीली मूव कर सकता है इधर से उधर, ठीक। अब जितना ज़्यादा वहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ और मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के अलावा, तो क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें मूव करने में रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा वाटर की जो फ्री एनर्जी होगी वो कम होगी, यानी कि वाटर का पोटेंशियल कम होगा। जितना ही प्योर वाटर होगा वाटर का पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, और जो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। मतलब जो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंडीशन में, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो हमेशा वाटर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। और जीरो किस वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है? डिस्टिल वाटर का, ठीक है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल डिस्टिल वाटर का जीरो होता है। अब इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो ड्रॉप करेगा, वो निगेटिव में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गटेशन इन प्लांट इज ड्यू टू। तो गटेशन का मतलब होता है कि वाटर लॉस। अब वाटर लॉस तो ट्रांसपिरेशन भी होता है, बट ट्रांसपिरेशन जो होता है वो वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, और गटेशन जो होता है वो ड्रॉप के फॉर्म में होता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, ठीक। अब ये किस वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन तो एक अलग ही फेनोमेना है जहाँ पे वाटर लॉस होता है बट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है? गटेशन होता है। रूट प्रेशर जब ज़्यादा होता है, हाई होता है, और ये अक्सर जो होता है ये रात में होता है, क्योंकि जब सनलाइट नहीं होती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये गटेशन होता है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। तो ये मेनली जो मोनोकॉट्स होते हैं, जो ग्रासेस होती हैं, उनमें ये देखा जाता है। जब रूट प्रेशर हाई होता है तो वाटर जो होता है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में प्लांट से लॉस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वाटर का वो किसके थ्रू होता है? सेल वॉल के थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, जाइलम वेसल के थ्रू होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होता है। तो सेल वॉल के थ्रू तो क्या होता है? एपोप्लास्ट होता है, ठीक। और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है? ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है वाटर का। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू सेल्स। ये अब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्या होता है? मतलब कि जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म एक सेल का और दूसरे सेल का आपस में मिल रहे, ऐसी जगह को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स स्टोमेटल क्लोजर अंडर वाटर स्ट्रेस। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज करता है? तो ऐसा एक ही हार्मोन है, वो है एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। जिब्रेलिन क्या करवाता है? जिब्रेलिन सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द कैस्पेरिन स्ट्रिप इज प्रेजेंट इन। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? कॉर्टेक्स में, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है वो इंडोडर्मिस वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। ना लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स फैसिलिटेट। तो लेग हीमोग्लोबिन जो होती है रूट में वो किसे फैसिलिटेट करती है? फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या करती है? प्रमोट करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये रूट नोड्यूल्स में होता है जहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। लेग हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को बाइंड करना, चिलेट करना, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, किसके लिए? नाइट्रोजनस एंजाइम के लिए, क्योंकि नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता है, वो एक एनारोबिक कंडीशन में काम करने वाला एंजाइम है। तो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन ईजिली हो सके। विच एलिमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का कौन सा एलिमेंट कौन सा होता है इसमें? तो आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम। तो मैग्नीशियम एलिमेंट जो होता है, मैग्नीशियम आयन जो होता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंटर पे जो पोरफायरिन रिंग होती है उसके सेंटर में क्या होता है? ये मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। नाउ डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम लीड्स टू नेक्रोसिस, क्लोरोसिस,
विल्टिंग, इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग। तो पोटेशियम की जो डिफिशियंसी होती है या नेक्रोसिस कॉज करती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो किसी भी पोर्शन के प्लांट के किसी पार्ट के जो कुछ टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, टोटली वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस जो होता है वो मैग्नीशियम कॉज करता है। क्लोरोसिस अगर मैग्नीशियम की स्कार्सिटी है, प्लांट में डिफिशियंसी है, तो क्लोरोसिस हो सकता है। विल्टिंग का मतलब है कि विल्टिंग जब होगी जब वाटर की स्कार्सिटी होगी, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी कंडीशन में क्या होंगी, सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएंगी और विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी प्लांट्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद एक्टिविटी ऑफ। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके साथ लिंक्ड है डायरेक्टली? नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजनेस, नाइट्राइट रिडक्टेज, एटीपी सिंथेज। तो नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है? NO3 माइनस को NO2 माइनस में कन्वर्ट करता है, मतलब कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजनेस जो होता है ये एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाइट्राइट रिडक्टेज क्या होता है? ये NO2 माइनस को NH4 प्लस में कन्वर्ट करता है, मतलब कि ये नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, इसका एसिमिलेशन करवाता है। ठीक। नाउ द लॉ ऑफ मिनिमम वॉज प्रपोज्ड बाई मेंडल, लाइबिग, ब्लैकमैन, सैच्स। तो लाइबिग जो हैं इन्होंने क्या बताया था? लॉ ऑफ मिनिमम। अब लॉ ऑफ मिनिमम क्या बताता है? लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब है कि जो भी इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनमें से जो अबंडेंट रिसोर्स है वो प्लांट की ग्रोथ या उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो रिसोर्स मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या करता है? वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि प्लांट की ग्रोथ होगी या उसकी डेथ होगी। लाइक एक एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एक मान लीजिए एक बकेट में पानी भरा हुआ है, अब पानी फुल भरा हुआ है, बट अगर उसमें एक छोटा सा छेद हो गया तो पूरा का पूरा पानी क्या होगा? बह जाएगा। तो ये एक छेद, छोटा छेद जो है ये डिसाइड कर रहा है कि बाल्टी में या बकेट में या टब में पानी भरा रहेगा या निकल जाएगा। मतलब कि सिंपली हम समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ मिनिमम को, तो इसमें जो एबंडेंट फैक्टर है, लाइक लाइट प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वाटर प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बट एक छोटा सा मॉलिक्यूल, एक छोटा सा एलिमेंट आयरन अगर नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसकी कमी है, तो उसका इफेक्ट प्लांट पे ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो अमाउंट, जो रिसोर्सेज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो भी रिसोर्स मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो कैसे होगी। नाउ तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हमने डिस्कस किया आज विद देयर कॉन्सेप्ट। अब ये हमारा जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है इसे आप ले सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको वीडियोस भी चाहिए इसके साथ तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। नोट्स तो मिल ही रहा है, MCQs, PYQs, ये प्रैक्टिस सेट तो सारा कुछ आपको मिल ही रहा है, प्लस इसमें वीडियोस भी दिए जा रहे हैं। और इसका जो प्राइस है वो 999 है, जो कि बहुत ही मार्जिनल प्राइस है। अगर आप लेना चाहें तो इसे ज़रूर लीजिए। ये चीज़ आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं, ऐप पे लॉगिन करके इसे बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।